Hello everyone. Today we are going to talk about sideroblastic anemia. ये भी वही अनीमिया है जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही है आरबीसीज की बिकॉज इसमें डिफेक्टिव हो रहा है प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस। डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस की वजह से अनीमिया हो रहा है। प्रोटोपोरफायरिन हमें पता है प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन विल लीड टू हीम फॉर्मेशन और हीम जो है हमारी हीमोग्लोबिन का पार्ट है। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस है जो सही नहीं हो रही है वो भी दो टाइप्स की होती हैं। वन इज़ हेरिडिटरी एंड वन इज़ एक्वायर्ड। हेरिडिटरी जो है दैट इज़ एक्स लिंक्ड एंड एक्वायर्ड में कैसे हम इसे एक्वायर कर सकते हैं तो दैट इज़ अल्कोहल, लेड पॉइजनिंग, आइसोनायाजाइड। आइसोनायाजाइड के कंजम्पशन से विटामिन B6 जो कि पैराडॉक्सिल है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या आती है जब प्रोटोपोरफायरिन नहीं बना या कम बना प्रोटोपोरफायरिन। हमें पता है कि हीम कम बना, हीमोग्लोबिन कम बना। हीमोग्लोबिन कम बना मतलब कि माइक्रोसिटिक अनीमिया होने के चांसेस बढ़ गए। तो ये भी वही केस है जिसमें माइक्रोसाइट्स बनेंगे और ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने आयरन डेफिशिएंसी के बारे में बात की थी कि वाई देयर आर मोर डिविजन्स एंड माइक्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड। ओके, प्रोटोपोरफायरिन की बात हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो दिस इज़ इट कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है एंड दिस इज साइटोसोल और यहाँ पे पूरी की पूरी दोनों में मिलाकर हमारी हीम की फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन मिलते हैं और बनाते हैं ALA दैट इज अमीनो लेवुलिनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ALA सिंथेज। सारा नहीं बताऊंगी, बस एक दो पॉइंट्स बताऊंगी जहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है। फर्स्ट इज ALA सिंथेज, उसकी प्रेजेंस में हमारा ALA बनता है, राइट। देन कम्स सेकेंड है ALA डिहाइड्रेटेज या डिहाइड्रोजिनेज जिससे पॉर्फोबिलिनोजन बनेगा। बाकी सारा रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिन जो है वो आयरन को अपने अंदर लेगा। तो वही प्रोटोपोरफायरिन जो सही नहीं बन रहा है वो आयरन लेगा और हीम बना देगा। और ये जो प्रोसेस है ये नोट करना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब ये जो ALA सिंथेज है ना हमारा, इसे चाहिए B6, मतलब जो विटामिन B6 है वो इसका कोफैक्टर है। तो अगर B6 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए आइसोनायाजाइड जो है वो हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि आइसोनायाजाइड क्या करेगा, B6 की डेफिशिएंसी करेगा और साथ में ALA सिंथेज को वो काम नहीं करने देगा क्योंकि उसका जो फ्रेंड है B6 वो नहीं अवेलेबल होगा। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो क्या होता है कि जो अल्कोहल है ना माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है। इसीलिए जो है ये हीम की सिंथेसिस नहीं हो पाती यहाँ पे क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन ने बनना कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा जो है हमने बात करी है दैट इज़ लेड पॉइजनिंग की। यहाँ पे हमने क्या बात की है, अल्कोहल की बात हो गई, B6 की बात होगी। B6 जो है वो क्या करता है, वो हमारा ALA जो हमारा यहाँ पे सिंथेज है इसका कोफैक्टर है और अल्कोहल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का पॉइजन है। लेकिन जो लेड पॉइजनिंग है ना, लेड जो है वो डीनेचर कर देती है एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स को, बेसिकली ये जो फेरोकिलेटेज है ना इसे इनहिबिट करेगा लेड। ये हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। वो अगर आप अपनी बायोकेमिस्ट्री की बुक खोलो तो वहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कौन कौन क्या काम करता है। और साथ में वो ALA ये जो एंजाइम है इसे भी लेड जो है वो इनहिबिट करती है। सो दीज आर द एक्वायर्ड चेंजेस। और हेरिडिटरी में क्या है, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट जो है दैट इज ALAS अमीनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेज। पहले ही स्टेप में कंजेनाइटल डिफेक्ट आ गया हमारी हेरिडिटरी कंडीशन में, दैट इज मोस्ट कॉमन। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आयरन जो है वो बाहर से आता है, आयरन यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आया और फिर वो प्रोटोपोरफायरिन में मिलकर हीम बना देता है। लेकिन अगर प्रोटोपोरफायरिन है ही नहीं तो फिर जो आयरन आया, अब क्या हुआ, आयरन तो ही प्रोटोपोरफायरिन के साथ उसने जुड़ना था लेकिन वो खुद है ही नहीं, तो आयरन यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि आयरन जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, अकेला आ गया लेकिन अब वो बाहर नहीं जा सकता। तो आयरन जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है अंदर। जैसे कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस बाहर ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रियास पड़े हैं उसको सराउंड करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है कि जो हमारी आयरन है वो इसके अंदर होंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये उसको सराउंड कर लेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये रिंग की फॉर्म में है, तो दैट इज़ नोन एज रिंग्ड सिडरोब्लास्ट। और रिंग्ड सिडरोब्लास्ट का मतलब क्या है, आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि आयरन आगे डिपॉजिट होने लग जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन है ही नहीं जिसके साथ वो मिलकर हीम बनाएगा। मेनली ये जो हीम है वो कहाँ पे बनता है, मतलब हाँ हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में बन रहा है, लेकिन कहाँ पे बनता है, मेनली बोन मैरो में
बोन मैरो में जो एरिथ्रोसाइट्स है वो इसे प्रोड्यूस करते हैं या फिर लिवर में हिपैटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम लोग बोन मैरो की बात कर रहे हैं। मान लो कि ये एरिथ्रोब्लास्ट है, तो यहाँ पे जो है वो हीम की सिंथेसिस हो रही है, और ये जो आयरन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है मान लो मैक्रोफेजेस से, क्योंकि मैक्रोफेजेस वगैरह में ही तो स्टोर होता है ना, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, वहाँ पे मैक्रोफेजेस में स्टोर्ड है, तो वहाँ से वो आयरन आता है। अब क्या होता है, जैसे ये सेल है, हमने बोला यहाँ पे आयरन के डिपॉजिट्स आ गए और उसने एक रिंग बना दिया। अब इतने सारे आयरन जब आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो जनरेट करते हैं, कौन क्या जनरेट करेंगे, वो फ्री रेडिकल्स वो जनरेट करेंगे। और हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। वो क्या करेंगे, वो डैमेज कर देंगे सेल की वॉल को डैमेज कर देंगे, और आयरन जो है वो उसको तोड़कर बाहर आ जाएगा। आयरन जो है वो बाहर आ गया। अब जो बाहर आएगा, कुछ जो है आयरन वो मैक्रोफेजेस ले लेंगे, खा लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे मैक्रोफेजेस, और कुछ जो है वो सीरम के अंदर चला जाएगा। अब जो मैक्रोफेजेस खाएंगे वो क्या होंगे, वो हो गए फेरिटिन, क्योंकि मैक्रोफेजेस के अंदर स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, फेरिटिन फॉर्म में। और सीरम के अंदर फ्री आयरन होता है, फ्री आयरन जो सीरम के अंदर होता है वो, तो मतलब फेरिटिन भी इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पे आयरन जो सीरम में है वो भी इंक्रीज़ हो गया, दोनों इंक्रीज़ हो गए। अब अगर आयरन जो है सीरम के अंदर इंक्रीज़ हो गया, तो मतलब जो ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे पड़े थे वो उसके साथ वो ज़्यादा जुड़ेंगे आयरन। ये ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स थे सीरम के अंदर, तो अगर सीरम के अंदर आयरन ज़्यादा है तभी तो वो सैचुरेटेड रहेगा, राइट। तो इसी की वजह से क्या होगा कि परसेंटेज जो सैचुरेशन है ट्रांसफेरिन की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो TIBC है, दैट इज़ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर फेरिटिन की अमाउंट ज़्यादा है और TIBC की कम है। ये हमेशा एक दूसरे से उल्टा ही चलेंगे कि फेरिटिन ज़्यादा है, स्टोर ज़्यादा है, तो फिर जो हमारा लिवर है वो कहता है कि चलो ट्रांसफेरिन कम ही बनाते हैं, और ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स अगर कम होंगे तो फिर उसकी कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। ये हम लोगों ने लैब फाइंडिंग्स में देखा कि सीरम आयरन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो उसको तोड़ रहे हैं सेल को, और सीरम आयरन बाहर आ रहा है। और कुछ आयरन जो है वो मैक्रोफेजेस भी ले रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, तो फेरिटिन भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब आयरन सीरम के अंदर ज़्यादा है, इसीलिए वो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन को बढ़ा देगा। लेकिन TIBC जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फेरिटिन ज़्यादा है, हमारे अंदर स्टोर्स भरे हुए हैं, लिवर वगैरह में सबके पास है आयरन, तो वो कहता है कि चलो अब ट्रांसफेरिन हम कम बनाते हैं। So yeah, this was all about sideroblastic anemia. If you have any query regarding this topic, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.